आप ही लोगों से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि अंग्रेज ब्रिटेन से आए और 300 साल तक इस हिंदुस्तान पे राज किया और वो वहां से कोई फौज नहीं लाए और राज किया। बताओ कैसे किया? कोई सेना नहीं लाए, वो वहां से अकेले आए और राज किया यहां से। वो राज इसलिए किया कि वो हिंदुस्तान के लोगों की नब्ज को पहचान ली। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के आदमी को धर्म के नाम से लड़ा दो, ये लड़ते रहेंगे आपस में, और जब धर्म से बंद हो जाएंगे तो जाति के नाम से लड़ा देना। ये अब इनकी फौज और इनका ही सिर कटेगा अपने आप, अपने को कुछ नहीं करना। और उन्होंने राज किया और 300 साल तक किया और जाते जाते फिर हिंदुस्तान को बांट गए और धर्म के नाम से बांट गए, ताकि अब तक भी वो सोचते रहे कि हमारी गुलामी करते रहे। और देश आजाद होने के बाद भी क्या हुआ कि जातियों के नाम से बंट गए, पार्टियों के नाम से बंट गए। आज अगर अपन विकास की बात करेंगे नहीं तो कम सुनेंगे, और पार्टी की बात करेगा तो बाप बेटा लड़ जाएंगे कि ये मेरी ये पार्टी है, ये कांग्रेस और वो बीजेपी। क्या मिलेगा आपको बता दो, सिवाय गुलामी के अलावा कुछ नहीं। मैं आपको सही कह रहा हूं ये बात। आदमी को धर्म के नाम, जाति के नाम, वर्ग के नाम और पार्टी के नाम बांटते रहो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब विकास की बात करेंगे तो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि देश आजाद के बाद प्रजातंत्र आया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पार्टी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मगर पार्टी के पीछे अंधे मत हो जाओ। पार्टी के पीछे आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए। अपना हक मांगना है तो हम मांगेंगे, पार्टी एक अलग जगह है मगर हमारा हक एक अलग जगह है। अब मैं हक की बात कहूं तो देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। इन 75 वर्षों में कितने नोट छप गए आप अंदाज लगा लो। और इन 75 वर्ष में आप मना रहे हैं अमृत महोत्सव। बताओ यहाँ पानी क्यों नहीं है? कहां कमी है पानी की, मेरे को बता दो आप। सारा पानी हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है 70%, और हिंदुस्तान ही नहीं, ये गगर नदी सूरतगढ़ में रही, ये पानी जा रहा है बाहर और यहां नहीं आ रहा तो, और उसको मुआवजा और जा रहा है। ये भी मैं कह दूं आपको कि गगर नदी का पानी पाकिस्तान जा रहा है, वो जितना यूज लेने के बाद फिर आप मुआवजा दे रहे हो, और सूरतगढ़ से पानी इधर नहीं दे रहे। जिनकी जितनी जरूरत है उनको दे दो, उसके बाद हमें दे दो। अब यहाँ का पानी गटरा रोड चला गया, यहाँ का पानी पचभद्रा चला गया, तो हमें दे दो भाई। हम ये नहीं करें उनको मत दो, मगर जो हमारा हक तो हमें दे दो। मगर वो इसलिए नहीं मिला कि अपन पार्टियों के पीछे अंधे हो गए। अपने कभी अपना हक मांगा ही नहीं कि हमारा हक किसी नेता से नहीं माना। मैं कह रहा हूं अपना सांसद आज सक्षम है देने में, हारा हुआ सांसद भी सक्षम है हूं, मगर अपन ने नहीं मांगे, अपन बांटते गए और वो बांटते गए और युवराज होता रहा। तो मेरी आज के इस ज्ञापन में सबसे पहली मांग ये है कि इस क्षेत्र को नहर से क्यों नहीं जोड़ रहे हो। मैं स्टेट टाइम की बात करूं, राजा महाराजाओं के टाइम की बात करूं, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों के समय पंजाब के अंग्रेज गवर्नर से यह कहा कैसा हमें पानी दे दो, कैसा नहर बनाने के लिए तो एस्टीमेट बनेगा, सर्वे होगा, बजट आएगा। तो उन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे किसान अपने आप पानी ले जाएंगे, आप तो पानी खोल दो। और ये गंग नहर अपने आप सरदार लोग लेके आए थे और 1921 में लाए थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं और हकीकत कह रहा हूं
कि महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर, जो महाराजा थे, उन्होंने पंजाब से बात की, उन्होंने कहा पानी चालू कर दो, पानी का ढालान दक्षिण में है, हम खोदते जाएंगे, लेते जाएंगे। और ये गंगनेर आई, इसमें कोई झूठ नहीं है। और उसके बाद की मैं बात कहूं आपसे कि इस धरती का नेता परशुराम मदेना ने चाकू चाटी तक सर्वे कराया था। वो सर्वे हुआ कि भी यहां नहर आएगी, मगर अपन नहीं बोले और वो कागज दब गई। कितना घाटा हुआ बता दूं आपको। अब देख लो आप कि जगह जगह गांव में ट्यूबवेल बने, जीएलआर बने, एक गांव का कितना खर्चा है अब लगा लो हिसाब, इस इलाके का टोटल कितना खर्चा हुआ। उसके 10% में नहर आ जाती। आज जो घर घर जो नल लगा रहे हैं, उसका कनेक्शन का 1000 करोड़ का खर्चा है इस बेल्ट का। हमारे तो लग गए और आपके टेंडर हो गए, मगर मैं दावे के साथ कह रहा हूं उसमें पानी नहीं आएगा। क्यों? कि उन लोगों को पता है जो योजना बना रहे हैं कि ये कुछ नहीं बोलेंगे, इनसे कुछ नहीं, इनको बांटते रहो, लूटते रहो, यहां भरते रहेंगे। हमारे 4 महीने हो गए कनेक्शन हुए, आप जाके पूछ लेना, एक बूंद नहीं आई, एक बूंद, और आपके भी नहीं आएगी। ये भी मैं कह दूं आपको सामने खड़ा, सबके सामने कह रहा हूं, नहीं आएगा पानी। पैसे अपने हैं, अपने ही पैसे हैं। जो आज किस चीज पे टैक्स नहीं लगता? बीड़ी, नमक, आटा, टेलीफोन, हर चीज पे टैक्स है। वो अपने ही पैसे जा रहे हैं और अपने ही पैसे वो खा रहे हैं, और अपन नहीं बोलेंगे। उनको अच्छी तरह से पता है कि चाहे इनको कितना ही लूट लेना, ये बोलने वाले जीव नहीं है। जैसे गंगानगर में हुआ था, मैं वहीं था, उन्होंने, किसानों ने 1 मिनट में रोक दिया, है ना, आप पहले बताओ हमारे को पानी कहां से दोगे? कैसा? इस नहर में से। उनके तो नहर चलती है। बोले इस नहर से भी हम नहीं लेंगे। कभी क्यों? कि इस नहर से तो करेंगे खेती, और इस पैसों का पानी आप अलग से नहर ले। तो सबसे पहली जो इस ज्ञापन में मांग है, हमें राजस्थान नहर से पानी दो, नहर का, और नहर के थ्रू दो। पाइपों ट्यूबवेलों में कुछ नहीं है, हमारा हक है। हम कोई किसी से भिक्षा नहीं मांग रहे। नहर। दूसरा, ये जो घर घर जल वाला चल रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही घोटाला है जो पहले हुए। पानी नहीं आएगा अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो। पाइप लग जाएंगे, कनेक्शन हो जाएंगे, टेस्ट कर देंगे, मगर उसमें पानी नहीं आएगा, पैसे चले जाएंगे। तीसरी जो इस ज्ञापन में मैंने लिखी है, लंपी बीमारी की। इसी सरकार ने कुछ चीजों पर अलग से टैक्स और सेक्स लगा करके 3000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। या तो यह सरकार कह दे कि हमने नहीं किए, और खर्चा किया 300 करोड़। तो फिर जिनकी लंपी में गायें मर गई, तो उनको पैसे क्यों नहीं दे देते आप लोग? वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि कुछ नहीं, ये भूल जाएंगे, लगभग अब भूल गए। आप इसका हक नहीं मांगे। आगे की जो इसमें जो मांग है, वो है ये बीमा वाली। अभी सारे चर्चा कर रहे थे। मैंने प्रशासन से, बीमा कंपनियों से, बीमा कंपनी वाले तो क्यों माने, मैंने कहा भाई ये जोड़ और वो कटाया, वो फार्म नहीं भरा, वो नहीं, मैं ऐसा क्यों कर रहे हो आप सारे किसानों को जोड़ दो। जिसको पैसे नहीं लेना है वो आपसे नहीं लेगा, और नहीं तो सबको दो। किस बात का आज ये करो, आज वो करो, उस टाइम नहीं है, वो चला गया, वो चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
आप सबको जोड़ दो, जिसको पैसे नहीं लेना है वो आपको वापस जमा करा देगा, सारे झंझट खत्म। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? तो बोल नहीं रहे, वो चुप हो जाते हैं, सारे चुप हो जाएंगे। और स्थिति नेताओं की बता दूं मैं, अभी रथ यात्रा किसान वाली चल रही थी, उस सब जगह हर गांव में जा रहे हैं। हमने कहा साहब एक रथ आज यहाँ भेज दो, तो कहे साहब वहां मत भेजना, हमारी सब पोल खुल जाएगी। ये स्थिति है बिल्कुल। ये किसान के कृषि बजट में कितना स्कीमें है, आप बता दो, कोई बता दो। आप सारे किसान हो, मैं भी किसान हूँ, 20 साल तो मैंने यहाँ चाकू में खेती की है, मगर कोई नहीं बताता। वो जानबूझ के नहीं बता रहे आप कि इसको ये अज्ञानी ठीक है, इसको ज्ञान दे दिया तो ये 4 चीज और पूछेगा। ये हालत है। मगर मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि अब के राजस्थान सरकार कृषि बजट अलग से ला रहा है, और वो जनवरी में ला रहा है। तो आप सब लोग आवाज उठाओगे कि साहब हमें तो इस कृषि बजट में एक नहर दे दो बस, बाकी चीजें तो जो स्कीम है वही होनी है। कोई सरकार आओ चाहे कोई जाओ, कोई ज्यादा नहीं फर्क पड़ना है। मगर पानी जब ही होगा जब नहर आएगी, और वो जब ही आएगी कि जब आप जागोगे। जब परसराम मदेना ने ये सर्वे करवाया था तब थोड़े जागे और फिर चुप हो गए। अब ये नहीं, वो आगे चलेगी। अब कब तक अपन चुपचाप बैठे रहेंगे, सहन करते रहेंगे और पार्टियों में बंटे रहेंगे? फिर जो 5वीं मांग है वो है कृषि कनेक्शन की या बिजली के कनेक्शन की। आपको बता दूं, बाप और फुलोदी में हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, और बाप से ज्यादा है बिजली, वो बाहर जा रही है। और आप कनेक्शन मांग लो, नहीं मिलेगा। कैसा? लाइट है ही नहीं। और उनसे जाके पूछ लो, लाइट ज्यादा है, हमारे से सरकार खरीद नहीं रही है। 6 रुपये में खरीदनी शुरू की थी, 2.5 रुपये ले आए, और अब सरकार कह रही है हमारे पास बहुत ज्यादा बिजली, क्या करें इससे? खेत अपने, जमीन अपनी गई, सौर ऊर्जा अपने को नहीं मिल रही है। न्याय देख लो आपके सामने। इसके जो अलावा जो आगे मांग है वो है चिरंजीवी योजना। अशोक गहलोत की अच्छी योजना है कि भाई हर आदमी को फ्री में इलाज होना चाहिए, और एक सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उनके नागरिकों को फ्री में चिकित्सा देवे, चाहे कितनी ही बीमारी हो। अच्छी है तो मैं अच्छा ही कहूंगा कि स्कीम अच्छी है, मगर वो लागू नहीं हो पाई। वो लागू सिर्फ शहरी तबके को हुई, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है, तो अब चिरंजीवी योजना से क्या क्या मिलेगा? और उसका आप बजट देख लो और उसका जो खर्चा देखो, तो आप ये अंदाज नहीं कर सकते कि उसमें कितना घोटाला हो रहा है। जैसे नरेगा के कार्ड बिकते नहीं है, उससे ज्यादा चिरंजीवी के कार्ड बिक रहे हैं, क्योंकि उसमें पेमेंट ही 5-5 लाख के हैं कुछ एक बीमारियों की। तो ले रहे हैं दवा वाले डॉक्टर्स और हो रहा है, और अपन देख रहे हैं। मतलब योजना अच्छी होते हुए भी वो धरातल पे लागू नहीं हो पाई। फिर है शिक्षा। हर पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए, मास्टर नहीं है।
भर्ती निकालते हैं, कभी तो कुछ गलती रख के स्टे ले आएंगे या आगे बढ़ा देंगे या नकल वाले कर लेंगे, तो फिर गरीब को क्या मिला? बेरोजगारी। जबकि शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चा स्कूल में जावे वो कम से कम रोजगार तो करे, वो शिक्षा होनी चाहिए। आज शिक्षा नीति कौन बनाता है? शिक्षा नीति या तो धनवान बनाता है या जो बहुत ज्यादा विद्वान है वो बनाता है। आप और हम सब लोग से पूछ के शिक्षा नीति नहीं बनाई जाती। शिक्षा नीति बहुत धनवान लोग बनाता है या विद्वान लोग बनाते हैं, जिनको हकीकत का पता ही नहीं। जबकि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हर आदमी, हर बच्चा नौकरी नहीं तो कम से कम रोजगार तो लेके ही निकले। वो है शिक्षा नीति, जो ये करना नहीं चाहते। अब कहने को तो ये कह देंगे साहब हम तो नेट से पढ़ा रहे हैं, मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। अरे भाई नेट तो यहाँ पहुंचता ही नहीं। जो जिस ढंग की शिक्षा होनी चाहिए तो क्या पढ़ाओगे आप? वो सुविधा तो हमारे पास है ही नहीं। 4G 5G तो ठीक है, मौली बोल दे दिया, कभी कट जाता है कभी हो जाता है, तो उससे क्या शिक्षा मिल रही है? वो तो बुराई है जो आ गई, अच्छाइयाँ हमारे पास है नहीं। फिर जो इसमें हमारी मांग है कि हजारों साल पहले हर गांव के पास ओरण, गोचर, ये जमीनें क्यों रखी गई? उस समय के पहले जो भी शासक थे उन लोगों ने गांव के लोगों से पूछा कि भी क्या होना चाहिए, तो लोगों ने बताया साहब हर गांव के पास ओरण, गोचर या ये जमीन होनी चाहिए सरकार की, जिसपे पशु रह सके, पक्षी रह सके। उस समय की सोच है। मगर आज स्थिति देख लो आप, उस अगर जमीन को चार दीवारी करके और नहर के पानी से जोड़ दो, फुल पानी उसमें, अपने आप पेड़ पौधे लगेंगे, अपने आप घास उगेगा, आवारा जितने भी पशु है वो उसमें चले जाएंगे, हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे तो पक्षी भी होंगे, और जो दुधारू पशु या पालतू पशु है वो भी सुबह उस ओरण में जाके चर के शाम को घर आ जाएंगे। उनका मकसद ये था उस समय की, मगर वो काम सरकारों ने नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि सरकार में अपनी भागीदारी है ही नहीं। जो है वो बोल नहीं रहे हैं, उनको पूरा पता नहीं। इसके अलावा जो हमारी अगली मांग है वो है समर्थन मूल्य। हिंदुस्तान के समर्थन मूल्य का जितना भी बजट है, न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य, एमएसपी, कुछ भी कह दो, सारा का सारा पैसा पंजाब, हरियाणा और यूपी में जा रहा है। 4 पैसे राजस्थान को मिल रहे हैं उसमें से, और वो भी 2 जिलों में चला जाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। क्यों मैं हमारा हक कहां गया? इस मरुस्थल के लोगों को नंबर 1 तो खेती नहीं, सिंचाई को पानी नहीं, और जब भी कभी भगवान ने मेहरबानी करके खेती हो गई तो उसके दाम नहीं। आज ग्वार के रेट कम से कम 10,000 रुपए क्विंटल होना चाहिए, कम से कम, और सरकार को खरीदना चाहिए। अगर किसान संगठित होते थे हो जाता कभी का, मगर नहीं हुआ। आज एक छोटा सा व्यापारी है, आप माचिस लेने जाओगे, वो कहेगा इसकी ये रेट है साहब, वो आपसे नहीं पूछेगा, वो रेट वो बताएगा, बेचेगा, क्योंकि उन्होंने उसको बनाई है। आज किसान अपने पसीने का खेती करेगा, मेहनत करेगा, सर्दी में, धूप में, और कीमत तय करेगा व्यापारी। आप नहीं बता सकोगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा। आज वो एक 10 बाई 10 कमरे में बैठा है,
टेलीफोन एसी लगा हुआ है, कोई मेहनत कर नहीं कर रहा है, आपको बाहर बैठाता है उसके दरवाजे पर, पैसे पैसे 15 दिन बाद दूंगा, नकद लेगा तो ये कटेगा, ये सही नहीं है, माल गलत है। अरे भाई पैदा हमने किया, मेहनत हमने की, और तय तू कर रहा है कि अच्छा है गंदा है, रेट तू तय कर रहा है। बताओ ये बताओ कहाँ का न्याय बताओ। हम बीज खरीदने जाएंगे तो क्या साहब गुआर 90 रुपये 9,000 रुपये, और अब बेचने जावे तो 6,000। देख लो न्याय आपके सामने, और बोल नहीं रहे हैं। ये इसमें मांग है। फिर जो हमारी अगली मांग है, जो रिजर्वेशन की मांग है, मैं अभी वो टीएसपी का नाम ले रही थी। टीएसपी क्या है? टीएसपी एक क्षेत्र है, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, सब पिछड़ा है, यहाँ पहाड़ियां हैं, और ये यहाँ के सब जाति के लोग गरीब हैं। तो मैं कह रहा हूं यहाँ कौन सा सोना हो रहा है? कारखाने यहाँ नहीं, उद्योग धंधे यहाँ नहीं, पीने का पानी यहाँ नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, तो हम फिर टीएसपी में क्यों नहीं? अगर टीएसपी क्षेत्र लागू हो जाएगा तो अपने जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हम एससी एसटी की बात करूं तो एसटी में यहाँ लगभग भील है, जबकि सारा फायदा मीणा ले जा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ के जो एसटी के लोग हैं वो बहुत गरीब है, वो उनके बराबर नहीं है। यही स्थिति एससी की है। यहाँ के कितने का आईएएस बनते हैं बता दो आप? यही स्थिति ओबीसी की है, तो कोई ज्यादा फायदा नहीं, एक तगमा सा मिला हुआ है। सब है स्वर्ण जाति के लिए जो ईबीसी बना है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, उसमें भी कुछ नहीं आपको। ये फायदा सब जाति के सब लोगों को 36 कौम को जब मिलेगा जब ये टीएसपी क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। जब तो अपन कहेंगे साहब हम तो एक दो मिल जाएंगे, वो कह देंगे हमें क्यों टीएसपी में, हम तो बहुत ऊंचे हैं, तो बैठे रहो, कौन मना करता है इसको? तो मुख्य रूप से जो मांगे इस ज्ञापन में दी है वो ये है मेरी। इसके अलावा जो मैं बात कह दूं आपको कि भेदभाव की, जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था, ये पेड़ पौधे हैं, देख लो आपके सामने है, इसके ऊपर कोई पक्षी आके बैठ जाएगा तो वो उससे जाति नहीं पूछेगा, इसके छाया में कोई बैठेगा तो उसकी पशु की जाति नहीं पूछेगा। और आप और हम सबसे पहले आदमी आके बैठेगा तो पूछेगा तेरी जाति क्या है, और अपना बस चले तो पेड़ पौधों की छाया में भी जाति से बंटवारा कर देंगे। ये हकीकत है, मैं कह रहा हूं आपको। अब हिंदुस्तान के सारे वोट जाति से जा रहे हैं। भूखा रह जाएगा, बात नहीं करेगा कि मेरा तो ये पार्टी है सर। अब कई लोगों ने मेरे को कहा है कि साहब आप ही कोई पार्टी ज्वाइन कर लो तो अपना आप लोग आएंगे, ठप्पा लग जाएगा, छतरी हो जाएगी। मैं क्या करना उससे? मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं, मगर मैं तो लड़ता नहीं, क्या करना मेरे को? क्या ठप्पे से लेना बताओ? और मैं विश्वास भी नहीं करता कि आदमी पार्टी के पीछे बहुत अंधा नहीं होना चाहिए। हो पार्टी रखो, वोट देना है, अपना हक है, देना चाहिए, मगर बिल्कुल अंध भगत नहीं कि जो अपन बात ही नहीं कर सके वो पार्टी किस काम की? वो तो ऊपर के लोग करेंगे, राज करने के लिए अपने को अपना आप बांट देंगे और बढ़ जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने जब ये आजादी का आंदोलन शुरू किया था तब 100 आदमी आए थे, अपन तो ज्यादा है। तब भी सुभाष जी ने कहा कि देश तो आजाद मैं करा दूंगा, मगर आप 100 में से बंट मत जाना।
मुझे तो डर इस बात का ही है कि आप ही बन जाओगे। तो ये सब हो जाएगा, मगर ये है कि आप मत बन जाना। हम आपसे कोई वोट नहीं मांगेंगे, और बता दूं आपको। और मैं और भी कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी की खिलाफत भी नहीं करता, कभी मैं किसी व्यक्ति की निंदा भी नहीं करता, और नहीं मैं करूंगा। सब अच्छे हैं, हमें क्या लेना, हमें हमारा हक चाहिए, हमें दे दो। हम संगठित होंगे, हम एकता होगी तो मिल जाएगा, नहीं तो इतने दिन चल रहा है जैसे फिर गर्दन नीचे हाँ कर लेंगे। इसलिए अपने को बिल्कुल संगठित रह के ये काम करना है, नहीं तो इस देश को ये भ्रष्टाचार लेके डूबेगा। हर ऑफिस में है, मतलब मैं पुलिस में हूं तो आपका ये मतलब ये है, ज्यादा सोच रहे हो कि ये जो पुलिस है इस पुलिस में रहा हूं, मैं इस पुलिस में नहीं रहा ज्यादा। मैं रहा था उस पुलिस में जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ता था, मैं इन सबको पकड़ता था। उस महकमे में रहा ज्यादा, में सरकार ने मेरे को उसमें रखा, मेरी भी इच्छा उसमें थी, और उसमें ही रहा मैं ज्यादातर, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूं। इसलिए मैं ये बात भी खुलासा करना चाह रहा था कि मैं नौकरी में था तब भी मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ वाले महकमे में था। हो चार्ज नहीं, मैं हर बात दूर करी कन्फ्यूजन, मैं इसमें नहीं, मैं ज्यादा उसमें रहा कि कितना भ्रष्टाचार कुछ महकमे में हो रहे हैं, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते आप लोग, इतना मुश्किल है। और उसके भी दोषी सिर्फ और सिर्फ अपन है, दूसरा कोई नहीं है। तो इस संघर्ष को अगर आपको जारी रखना है तो आपको हिम्मत करना है। हम तो फ्री हैं, आप जब कहोगे तो आ जाएंगे, नहीं कहोगे तो नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, कोई इसमें लुका छुपी नहीं। जो कुछ बात कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मन से कह रहा हूँ। संघर्ष के लिए अगर लाठी खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा, गोली जाना खानी पड़ी तो हम खाएंगे, सबसे पहले आगे रहेंगे। और आप नहीं रहोगे तो हम भी आराम कर लेंगे। आप लोग पधारे, आप लोगों ने सुना, आप लोगों की फिर भी कोई समस्या हो तो आपके सामने ये मंच है, आप बताओ, नहीं तो अपन ज्ञापन देके आएंगे, महीना 2 महीना देख लो, अगर कुछ हो जाता है, नहीं तो फिर तैयार हो जाओ। टीएसपी वाला मुद्दा है वो, उसमें मैंने दे दिया उनको, टीएस सब दे दिया है मैंने। हाँ, वो दे देंगे, वो साहब तो कहाँ जाएंगे। अगर आप और हम में ताकत होगी तो ये सारे यहीं आएंगे। कलेक्टर भी आएगा, सरकार भी आएगी, और ताकत नहीं होगी तो कुछ नहीं। और नहीं तो ये बैठे न्याल भी नहीं करेंगे, ये ले लेंगे, रख देंगे, आप चले जाओ। तो किसान एकता को रखना है तो जिंदाबाद बोलो, किसान एकता। अभी ये जो अपना आंदोलन है ये तो सरकार को सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, नहीं तो आगे समय बताएगा। क्यों खान साहब? ठीक। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये सर आपको हमने 10-15 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था, हमने वो आगे भेजा था और ये फिर आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। मगर अब जो हमारा मेन इश्यू है,
जो कृषि बजट आ रहा है उसमें नहर इस इलाके को मिले। नंबर 2, उससे बहुत महत्वपूर्ण है कि जो घर घर जल नल योजना है, ये घोटाला हो रहा है। आप प्रशासन की भी, आप यहाँ के हाकिम हो, आपकी जिम्मेवारी है। आप पीएचडी को बुलाओ, आप ठेकेदार को बुलाओ, क्या बोलो भाई पानी कहाँ से दोगे? इसमें टेंडर हो गए, अच्छी बात, कनेक्शन हो जाएंगे, अच्छी बात, मगर इसमें पानी कहाँ से दोगे? एलोकेशन ऑफ वाटर वो हुआ नहीं है, इसलिए ये घोटाला होगा। तो आप इस इलाके के हाकिम हो, आप उनको बुलाइए, हम लोगों को बुलाइए, ये सारे किसान इनको संतुष्ट कर दो कि साहब घोटाला नहीं, अच्छी बात, हम सबको माला पहनाएंगे, और नहीं तो हमें बता दें कि कैसे नहीं है।